हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। अपनी जॉब्स एकेडमी का ये प्लेटफॉर्म जम्मू कश्मीर और लद्दाख के तमाम गवर्नमेंट जॉब एस्पायरेंट्स के लिए है। अगर आप भी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ हम स्टैटिक सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, डेली के करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के यानी 22 और 23 जो मार्च 2025 के करंट अफेयर्स हैं उनको एमसीक्यूज की फॉर्म में प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। सो हमारे पास आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। रिसेंटली द लोकसभा सेक्रेटरीट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी साइंड एन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू डेवलप द सांसद भाषिनी इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का नाम ध्यान से पढ़ना है, कौन सा इनिशिएटिव है, सांसद भाषिनी इनिशिएटिव aimed at enhancing parliamentary operations through AI. What is the main objective of the Sansad Bhashini initiative? ठीक है, हाँ, क्वेश्चन है कि लोकसभा सेक्रेटरीट ने अभी हाल ही में किसके साथ मिलकर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री के साथ मिलकर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप किया। क्या किया, एक एमओयू साइन किया है, एमओयू साइन किया है। और उस एमओयू साइन करने के बाद क्या होगा, वो क्या बनाएंगे, सांसद भाषिनी इनिशिएटिव जो है वो लेंगे। यानी सांसद भाषिनी एक प्रोग्राम जो है, एक नया पहल जो है वो स्टार्ट करेंगे। और उसमें बोला है कि ये क्या करेगा, पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस को स्मूथ कर देगा एआई की हेल्प से। अब आपको बताना है कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड मल्टीलिंगुअल सपोर्ट एंड इंप्रूव पार्लियामेंट्री ऑपरेशंस यूजिंग एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पार्लियामेंट में और सुविधाएं प्राप्त करना। फॉर इंस्टेंस कैसी, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट की अलग अलग भाषाओं में जो है काम करने की जो वो है हम बोलेंगे सुविधा है वो प्राप्त करवाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, the Ministry of Culture launched an initiative to preserve and promote Kambha Ramayana recitals in Tamil Nadu, emphasizing its cultural and historical significance. Who was the author of the Kambha Ramayana? अब आपसे क्या पूछा है कि अभी जो हाल ही में क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है, क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया। ठीक है, लॉन्च किसके लिए किया है वो इनिशिएटिव, टू प्रिजर्व एंड प्रमोट काम्भा रामायण, जो काम्भा रामायण है उसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और काम्भा रामायण के जो रिसाइटल्स हैं यानी इसको तमिलनाडु के रिसाइटल्स में प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, एम्फेसाइजिंग इट्स कल्चरल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, कि उसकी हिस्टोरिकल और कल्चरल सिग्निफिकेंस देखें तो बहुत ज्यादा है। अब आपसे क्वेश्चन सिंपली ये पूछा है कि ऑथर कौन है काम्भा रामायण की, बताओ। द ऑथर ऑफ काम्भा रामायण इज काम्भर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ऑन 20th March 2025 the northern hemisphere welcomes spring while the southern hemisphere enters fall with the occurrence of the vernal equinox। तो आपको पूछा है कि इक्विनॉक्स होता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 20 मार्च 2025 को नदर्न हेमिस्फीयर जो है वो स्प्रिंग का वेलकम करेगा। वहां पर क्या आएगा, नदर्न हेमिस्फीयर में जहां हम रहते हैं वहां स्प्रिंग आएगा। हाँ ठीक है, अब यहाँ क्या बोला, सदर्न हेमिस्फीयर में जो है एंटर्स फॉल, वहां फॉल आएगा यानी ऑटम, यहाँ स्प्रिंग तो वहां ऑटम आएगा। और ये विद ऑकरेंस ऑफ द वर्नल इक्विनॉक्स। अब आपसे पूछ रहे हैं कि इक्विनॉक्स क्या होता है, ये आपने ज्योग्राफी में ये फिनोमेना है, ये आपने पढ़ा होगा। जब क्या होता है, लॉन्गेस्ट डे होता है ईयर का, शॉर्टेस्ट डे होता है व्हेन द सन अपीयर्स डायरेक्टली अबव द इक्वेटर एट नून, या व्हेन द अर्थ इज क्लोजेस्ट टू द सन। सो व्हाट इज द राइट आंसर? तो अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या है, व्हेन द सन अपीयर्स डायरेक्टली अबव द इक्वेटर एट नून इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Which state has become the first in India to broadcast legislative assembly proceedings in its sign language? कौन सी स्टेट है जो भारत की पहली स्टेट बनी है, उसने क्या किया है कि अपनी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, विधानसभा है, वहां पर जो प्रोसीडिंग्स की जाएंगी वो किस भाषा में की जाएंगी, साइन लैंग्वेज में की जाएंगी। वो उन्होंने पहली बार ये जो है इनिशिएटिव लिया है। सो कौन सी सरकार ने लिया है, कहाँ की सरकार ने लिया है? सो
किसने लिया है? पंजाब सरकार ने, ठीक है। पंजाब की स्टेट जो है उन्होंने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली में फर्स्ट टाइम जो है वो क्या करने की कोशिश की है? साइन लैंग्वेज को इंक्लूड करने की फॉर द प्रोसीडिंग्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये इसकी कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है। अब ये साइन लैंग्वेज वाला जो डिस्क्रिप्शन देखो आप, पहले पंजाब बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू ब्रॉडकास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इन साइन लैंग्वेज। डॉक्टर बलजीत कौर, मिनिस्टर फॉर सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, अनाउंस्ड द इनिशिएटिव। किसने अनाउंस किया वो भी आपको पता चला। इट एम्स टू मेक लेजिस्लेटिव डिस्कशंस एक्सेसिबल टू पीपल विद डेफनेस डिसेबिलिटी, जो लोग सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, डिसेबिलिटी है उनको डेफनेस की, तो उनको भी एक्सेसिबल हो सके, वो भी सुन सके साइन लैंग्वेज में, ठीक है। सो गवर्नर स्पीच एट द बजट सेशन वाज ब्रॉडकास्ट इन साइन लैंग्वेज। गवर्नर की स्पीच जो थी बजट सेशन में वो भी साइन लैंग्वेज में ब्रॉडकास्ट की गई थी, ठीक है। अब ये जो साइन लैंग्वेज वाला इनिशिएटिव है, ये जो इनिशिएटिव लॉन्च किया है पंजाब ने, सो ये किसने मिनिस्ट्री ने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये याद रखना है। It follows Section 40 of the Rights of Person with Disabilities Act 2016. Speaker Kultar Singh Sandhana approved it for the 16th Punjab Legislative Assembly. ठीक है, चलिए किसने अप्रूव किया है? स्पीकर कौन है इनके, ये याद रखना है। सेक्शन 40 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 को फॉलो करते हुए इन्होंने प्रोसीडिंग्स को साइन लैंग्वेज में जो है इनिशिएटिव ये जो स्टार्ट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी PFRDA operates under which ministry? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? बताओ। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंस, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट और कमर्स एंड इंडस्ट्री। सो द राइट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। पेंशन की बात कर रहा है तो पेंशन फाइनेंस से रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो PFRDA है, ये पेंशन फंड रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है, ये एक स्टेचुरी रेगुलेटरी बॉडी है। स्टेचुरी मतलब जो कानून के द्वारा बनाई गई, जो एक एक्ट पास करके बनाई गई है। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कौन सी बॉडी है? स्टेचुरी बॉडी है। एस्टैब्लिश्ड अंडर द कौन सा एक्ट? PFRDA एक्ट 2014 के अंडर एस्टैब्लिश हुई थी। और इसका ऑब्जेक्टिव, इसका मेन एम क्या है कि जो ओल्ड एज लोग हैं, ओल्ड एज लोग हैं, उनको इनकम की सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाए। ओल्ड एज में पेंशन ही तो प्रोवाइड की जाती है ना, तो इट मींस उनको इनकम की सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा रही है कि उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो उन्होंने जो भी जवानी में सोर्स ऑफ इनकम उनका था उसके तहत उनकी पेंशन लगवाई जाती है, ताकि उनका ओल्ड एज जो है वो थोड़ा ईजी रहे, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? फाइनेंस। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है PFRDA के? ये भी आपसे पूछ सकता है, तो न्यू दिल्ली में, याद रखना, ठीक है। रीजनल ऑफिसेस बहुत सारे हैं इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन विच स्टेट? आपको बताना है कि गवर्नमेंट ने क्या जो है नॉर्थ इंडिया में इस्टेब्लिश किया, क्या इस्टेब्लिश किया? द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। हमारे नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि वो कौन सी स्टेट में लगेगा, ये आपको बताना है। हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर राजस्थान। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट जो लगने वाला है वो नॉर्थ इंडिया का पहला पावर प्रोजेक्ट होगा, और ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो किस स्टेट में लगने वाला है? हरियाणा। कहां पर? हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश दर्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? स्वदेश दर्शन एक इनिशिएटिव है, ये स्कीम जो है वो किसने लॉन्च की है, आपको ये बताना है। कौन सी? स्वदेश दर्शन स्कीम। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। सो किस मिनिस्ट्री ने की है? ये तो क्वेश्चन से ही आंसर निकल जाएगा। स्वदेश दर्शन, दर्शन मतलब देखना, दर्शन करना, और स्वदेश मतलब अपना देश, तो अपने देश में घूमना, ठीक है, अपने देश के दर्शन करना, अपने देश को देखना। सो इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, है ना, घूमने फिरने वाली मिनिस्ट्री जो होगी, टूरिज्म की मिनिस्ट्री होगी। सो इट्स द राइट आंसर।
और ये स्कीम की जो हम बात कर रहे हैं, स्वदेश दर्शन स्कीम की बात कर रहे हैं, ये स्कीम जो है वो लॉन्च की गई थी 2015 में। कब? 2015 में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म टू डेवलप सस्टेनेबल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म डेस्टिनेशंस थ्रू थीमेटिक सर्किट्स। इट इज 100% सेंट्रली फंडेड स्कीम। क्या है ये? 100% सेंट्रल इसको फंड करता है, सेंट्रल ही इसको पैसा देता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होती है और एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। ठीक है, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो होंगी उसमें सेंटर ही पैसा देगा, तो ये सेंट्रली फंडेड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड ही है। द डेस्टिनेशंस थ्रू the ministry provides financial assistance to state governments, UT administrations and central agencies. State UTs are responsible for operation and maintenance. Key features include theme-based tourism circuits, infrastructure development, ecotourism, heritage conservation. यानी इसका मेन एम क्या है कि क्या करना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, जो भी टूरिज्म साइट्स हैं उनको इको साइट्स बनाना है, इको टूरिज्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एज वेल एज जो हेरिटेज साइट्स हैं उनका कंजर्वेशन करना है। ठीक है, ये सब इसके एम है। ठीक है, चलिए, Which organization has published the UN World Water Development Report? UN की World Water Development Report 2025 की वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश की है, ये आपको बताना है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और द वर्ल्ड बैंक। यूएन की वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक है, सो किसके अंडर आएगी? यूएनडीपी, यूएनईपी, वर्ल्ड बैंक या एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो द राइट आंसर इज यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को जो है राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास एक मिशन मौसम है। क्या है? कौन सा मिशन है? मौसम मिशन है। अब इस मौसम मिशन के बारे में पढ़ेंगे कुछ स्टेटमेंट्स और फिर देखेंगे कि इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल सही हैं। ठीक है, और कौन सी सही है। फर्स्ट बोल रहा है द मिशन फोकसेस ऑन एनहांसिंग इंडियाज मार्टाइम हेरिटेज थ्रू आर्कियोलॉजिकल रिसर्च। यानी खुदाई करके, आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करके क्या करना है, इंडिया का जो मार्टाइम हेरिटेज है, ठीक है, जो सी हेरिटेज है, उसको क्या करना है, उसको एनहांस करना है। ठीक है, Next, the Ministry of Earth Sciences is the nodal agency responsible for executing mission मौसम। नोडल एजेंसी कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है, जो इस मिशन को लॉन्च कर रही है, एग्जीक्यूट कर रही है। मिशन इन्वॉल्व्स अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द नेक्स्ट पॉइंट से कि जो हमारे पास जैसे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर को एनहांस करना इसका एम है, इसको अपग्रेड करना इसका एम है। ठीक है, नेक्स्ट, The mission includes the development of new weather models for seasonal and daily monsoon forecast। मतलब ये जो मिशन है इससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी नए वेदर मॉडल्स की, चाहे वो सीजनल की हम बात करें या डेली मॉनसून जो फॉरकास्ट है उसकी बात करें, तो इट मीन्स उसमें डेवलपमेंट होने वाली है, उस तरीके की कुछ डेवलपमेंट इंक्लूडेड होगी इसमें। ठीक है, अब आपसे पूछे कि कितनी स्टेटमेंट इसमें से सही है, तो इट मीन्स आपको पहले देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ऑल 4। तो यहाँ पर आंसर है ओनली 3, सिर्फ 3 ही स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही है। कौन सी है वो हम देखेंगे। पहली वाली ने क्या बोला था, मिशन मौसम डज नॉट फोकस ऑन, 1 मिनट, यहाँ पर क्या था, मिशन मौसम फोकसेस ऑन, है ना। सो इट इज इनकरेक्ट, कि पहली इनकरेक्ट है। क्या बोल रहा है पहली वाली स्टेटमेंट में? पहली स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि मिशन मौसम जो है वो मार्टाइम हेरिटेज पर फोकस नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वेदर और क्लाइमेट फॉरकास्ट सिस्टम्स को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। ये वेदर से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना, ये क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये क्या है, मिशन मौसम। मौसम मीन्स जब हम डेली मौसम की बात करते हैं तो उसको हम वेदर बोलते हैं। आप सर्च करते होंगे गूगल पर, आज का वेदर क्या है, कल का क्या है। क्लाइमेट होता है जब वेदर जो है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो रहता है, उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं, यानी जलवायु। जैसे इंडिया का क्लाइमेट क्या है, कब से, कोई 15-20 सालों में। ठीक है, ये होता है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, वो होता है क्लाइमेट। और जो डेली बेसिस पर, क्योंकि डेली बेसिस पर चेंजेस छोटे मोटे आते रहते हैं, वो होता है वेदर। और क्लाइमेट जो होता है वो थोड़ा स्टेबल रहता है, कि इंडिया का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ठीक है, कहीं और का क्लाइमेट जो है वो किस तरीके का है। ठीक है, ये सब चीजें। सो अब यहाँ क्या है, इसने बोला कि यहाँ हमारे टाइम हेरिटेज का कुछ नहीं है, यहाँ पे अपग्रेड करना है वेदर को और क्लाइमेट फॉरकास्ट सिस्टम्स को।
नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है पहला गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ही इसकी क्या है, नोडल एजेंसी है जो इस मिशन को एग्जीक्यूट करती है, इस पर काम करती है। सो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इज द राइट आंसर। ठीक है, ये ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट जो है, मिशन इंक्लूड्स अपग्रेडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एंड नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। ऑब्वियसली मिशन मौसम है तो वो क्या काम करेगा, उसका यही तो काम है जो हमने ऊपर पढ़ लिया कि अपग्रेड करना है कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो भी मौसम से जुड़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे हम इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात करते हैं, चाहे हम नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग की बात करते हैं, यानी मौसम को जो प्रिडिक्ट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस है उनके बारे में बोल रहा है कि उनको अपग्रेड करने का ही मिशन मौसम का काम है। तो बिल्कुल ठीक है। स्टेटमेंट 4 बोल रहा है, ये भी बिल्कुल सही है, मिशन मौसम बिल्ड्स ऑन अर्लियर इनिशिएटिव्स लाइक द नेशनल मॉनसून मिशन एंड इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग न्यू वेदर मॉडल्स फॉर बोथ डेली एंड सीजनल मॉनसून। मिशन मौसम जो है वो उसी बेसिस पर बनाया गया है जैसे पहले कुछ इनिशिएटिव्स थे, लाइक नेशनल मॉनसून मिशन, एक पहले भी मिशन था ये। ठीक है, और साथ ही साथ इसी बेसिस पर ये भी बनाया गया कि भाई ये क्या करेगा, मॉनसून जो है मॉनसून जो है वेदर जो है उसको अपडेट करेगा, अपग्रेड करेगा उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, एज वेल एज उसका क्या क्या करेगा, और साथ में जो हमने अभी स्टेटमेंट में लास्ट वाली पे पढ़ा कि वेदर मॉडल जो हैं चाहे वो डेली बेसिस के हैं चाहे वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए सीजनल है, उनको प्रिडिक्ट करेगा एज वेल एज उनको अपग्रेड करने की कोशिश करेगा, यानी वेदर पर ही इसने काम करना है, वेदर और क्लाइमेट पर। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सो पहली वाली गलत, बाकी तीनों सही हैं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितनी स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल 3 स्टेटमेंट सही है, जिसमें से पहली वाली गलत है। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन से क्या हुआ, स्टेटमेंट पे इस क्वेश्चन आपने किया तो इससे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज जो है मिशन मौसम की भी मिल गई, एज वेल एज आपको पता चल गया कि किस तरीके से आंसर जो है उसको डिकोड करना है, आंसर किस तरीके से निकालना है क्वेश्चन को देखकर। क्योंकि जब हम डेली पर फैक्चुअल क्वेश्चंस करते हैं ना, फिलाडेल्फी कॉरिडोर कहाँ पर है, टिक कर दिया, उससे हमारी नॉलेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन उससे आपकी एनालिटिकल एबिलिटीज जो है वो नहीं बढ़ पाएंगी। तो वो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि हो सकता है पेपर में डायरेक्टली आपको मिशन मौसम जो पूछा जाए कि ये किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, मिशन मौसम किसके द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, बट आपने इतना सब कुछ उसके बारे में पढ़ा तो अगर उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ आपको पता चल गया कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो हमने एनालाइज करना है आंसर्स को, कि किस तरीके से सही वाला आंसर जो है वो निकलेगा, क्योंकि सिर्फ हमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं करने, हमें अपने दिमाग को थोड़ा लेवल अप करना है। ठीक है, चलिए तभी 2-3 क्वेश्चंस इस तरीके के भी मैंने डाले हैं ताकि आप इनको ध्यान से पढ़ें। ठीक है, चलिए फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो हमने न्यूज में देखा, ये किसके बॉर्डर पर है, अलोंग द बॉर्डर ऑफ गाजा, गाजा के बॉर्डर पर, और विच कंट्री, और किस कंट्री के बॉर्डर पर है फिलाडेल्फी कॉरिडोर, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया या फिर इजिप्ट। फिलाडेल्फी कॉरिडोर गाजा और इजिप्ट, क्या है, किसके बॉर्डर पर है, गाजा और इजिप्ट। इजिप्ट में कौन सी रिवर है, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, कौन सी, नाइल रिवर। इजिप्ट जो है वो नाइल रिवर के किनारे है। एज वेल एज अगर हम बात करें वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर तो वो कौन सी है, अमेजोन। ठीक है, लॉन्गेस्ट है नाइल, जिसके किनारे क्या है, इजिप्ट की कंट्री है। Which country has recently discovered a 4000-year-old Neolithic wooden circle? 4000 साल पुराना क्या नियोलिथिक वुडन सर्कल जो है वो मिला है किस कंट्री में, आयरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन या फिर नॉर्वे। सबसे पहले नियोलिथिक क्या होता है, नियोलिथिक एज आपने पढ़ी होगी हिस्ट्री में, क्या पढ़ा होगा, नियोलिथिक एज आपने हिस्ट्री में पढ़ी होगी। ठीक है, एक होती है हमारे पास पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक, फिर हमारे पास होती है मिजोलिथिक, फिर होती है नियोलिथिक। सो इनमें क्या थोड़ा सा मैं बता दूंगी, ज्यादा नहीं। पेलियोलिथिक जो है वो ओल्ड स्टोन एज थी, ओल्ड स्टोन एज। ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। मिजोलिथिक जो है वो कौन सी थी, मिडिल स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज। और ये वाली न्यू, न्यू मीन्स न्यू, न्यू लिथिक मतलब एज, और कौन सी, स्टोन एज। लिथिक मतलब स्टोन से रेफर हो रहा है, स्टोन एज। ठीक है,
अब देखो ये ओल्ड स्टोन एज है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले वाले लोग यहाँ रहते थे, पैलियोलिथिक, अर्ली मैन, बिल्कुल अर्ली मैन, जिसको ना खाना बनाना आता है, जिसने ना फायर डिस्कवर की है, जो ना मकानों में रहता है, कहीं उसके पास कुछ नहीं है, ठीक है, ही इज जस्ट वेंडर, ठीक है, वो सिर्फ इधर उधर घूमता है, वहीं से गुजारा करता है। अब यहाँ का क्या काम होगा इनका, ये क्या काम करते होंगे, हंटिंग और गैदरिंग का, ये हिस्ट्री में भी काम आएगा, तो इसलिए देख लें एक बार, ये हंटिंग और गैदरिंग का काम करता होगा, हंट करता होगा, किसी का शिकार कर दिया और फिर उसी को गैदर करके वैसे अपना खाना खा लिया, वैसे गुजारा कर लिया, ठीक है। एज वेल एज केव्स में ही रहता होगा, बिल्कुल गुफाओं में ही रहता होगा, खुले में ही रहता होगा, ओपन में ही रहता होगा, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन मिडिल तक आते आते क्या हो जाएगा, मिडिल तक आते आते अगर हम बात करें तो यहाँ पर धीरे धीरे जो है थोड़ा एग्रीकल्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा डोमेस्टिकेशन शुरू हो जाएगा, जानवरों को पालना शुरू हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा, एज वेल एज एग्रीकल्चर भी थोड़ा थोड़ा करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये केव्स में रहते थे, हाँ बिल्कुल रहते थे, तो ये लेकिन थोड़े से इनसे सेटल्ड, ठीक है। लेकिन जब हम इनकी बात करते हैं तो इन्होंने यहाँ पे हम कहेंगे कि एग्रीकल्चर आया, ठीक है, डोमेस्टिकेशन भी हुई, वहां पर अभी बिल्कुल जस्ट हम कहेंगे कि वहां स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वहां बिल्कुल हल्का लेवल है, बिल्कुल हल्का सा लेवल है, लेकिन यहाँ एग्रीकल्चर डोमेस्टिकेशन अच्छा खासा चल रहा है, और उस अच्छे खासे चलने के कारण ये क्या कर रहे हैं, सरप्लस में फूड कल्टीवेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सरप्लस में फूड कल्टीवेट कर रहे हैं। इट मींस कि खाना जो है वो ज्यादा बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, मेसोलिथिक वाले लोग जो हैं वो अगर कर भी रहे हैं ना खेती बाड़ी, तो वो बिल्कुल हल्की फुल्की कर रहे हैं, जितना अपना गुजारा हो जाए। लेकिन यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ के लोग इतनी खेती कर रहे हैं कि उनका अपना गुजारा भी है, वो किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इट मीन्स यहाँ से जो है न्यू एज का हम बोलेंगे दौर जो है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। एज वेल एज इनके पास नई कुछ सेटलमेंट्स होना शुरू हो जाती है, यहाँ पर जो है लोग थोड़ा सेटल होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ये होता है प्री हिस्ट्री का पार्ट, ठीक है, इसका पार्ट है ये सारा जो है पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री। ये आगे हम पढ़ेंगे एमसीक्यूज के द्वारा, इसको भी कवर करेंगे, ठीक है, लाइव सेशन में भी करेंगे, इसको कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा याद रखना, अब ये कौन सी एज की बात कर रहे हैं, नियोलिथिक एज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो याद रखना। चलिए, कहां पर 4000 साल पुराना नियोलिथिक वुडन सर्कल मिला है, तो वो कहां मिला है, डेनमार्क, कहां पर, डेनमार्क, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट, which state government has launched the थालिकी वंदनम स्कीम, थालिकी वंदनम स्कीम जो है वो किस स्टेट ने निकाली, थालिकी वंदनम स्कीम, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु या फिर कर्नाटका। सो द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। किसने निकाली, थालिकी वंदनम जो स्कीम है, इनिशिएटिव जो है वो आंध्र प्रदेश ने लिया, ठीक है। थोड़ा सा देखेंगे, आंध्र प्रदेश लॉन्च द थालिकी वंदनम स्कीम 2025 टू सपोर्ट स्टूडेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियली अनस्टेबल फैमिली। जो भी बच्चे अनस्टेबल फैमिली से हैं, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, अनफाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए क्या स्कीम जो है आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने निकाली है, थालिकी वंदनम स्कीम निकाली है, ठीक है। इसके साथ साथ स्कीम हेल्प स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 1 to 12, जो 1 से 12वीं कक्षा के बच्चे हैं उनकी ये फाइनेंशियली हेल्प करेगी ये स्कीम, ठीक है। कंटिन्यू देयर एजुकेशन विदाउट फाइनेंशियल वरीज, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो बहुत सारी मदद जो है वो पैसे से की जाएगी सरकार के द्वारा उन बच्चों के लिए। एलिजिबल स्टूडेंट्स हु स्ट्रगल टू पे फीस कैन अप्लाई फॉर असिस्टेंस, जो बच्चे फी पे नहीं कर सकते, यानी उन्हीं के लिए जो फाइनेंशियली वीक हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एम्स टू रिड्यूस ड्रॉप आउट रेट्स। अब आपको पता है जब फाइनेंशियली वीक होंगे तो उससे बहुत ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे, क्योंकि देखो जब आपके पास पैसे नहीं है पढ़ने के लिए, आपके पेरेंट्स ने आपको भेज तो दिया है, लेकिन भेज दिया उसके बाद उनके पास 5th में आप पहुंच गए हो, लेकिन 6th में जब आप पहुंच गए हो तो उनके पास एडमिशन नहीं है करवाने के लिए, पैसे नहीं है उसके लिए, फीस के लिए नहीं है, आपकी यूनिफॉर्म के लिए नहीं, आपके रेगुलर किराए के लिए नहीं, आपकी बुक्स के लिए नहीं। अगर इतना कुछ होता है तो इट मीन्स वो क्या करेंगे, अपने घर बच्चों को ड्रॉप आउट कर देंगे। और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं ड्रॉप आउट के, लेकिन यहाँ पर हम फाइनेंशियली जो है रीजंस की बात करें कि किस तरीके से आर्थिक जो कमजोरी है वो लोगों को मजबूर कर देती है कि वो अपने बच्चों को ड्रॉप आउट कर देते हैं, स्कूल से निकाल देते हैं, ठीक है, पढ़ाई छुड़का देते हैं उनकी, एंड इंश्योर अनइंटरप्टेड एजुकेशन। लेकिन ये स्कीम क्या करेगी, ड्रॉप आउट रेट्स को भी कम करेगी, एज वेल एज बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें जो आ रही हैं पैसे की वजह से, आर्थिक कमजोरियों की वजह से, वो भी दूर करेगी, ठीक है। Scheme reflects the state commitment to education, accessibility and financial support for unprivileged student। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो थालिकी वंदनम स्कीम है पहले तो किसने निकाली, आंध्र प्रदेश ने निकाली। किस लिए निकाली, तो
एक तो ये आगे फाइनेंशियली अनस्टेबल फैमिलीज के जो बच्चे हैं उनके लिए निकाली गई है, जिनके पास पैसा नहीं है इतना। किस लिए निकाली है? ताकि उनको एजुकेशन की एक्सेसिबिलिटी हो, एजुकेशन उनको प्रोवाइड की जा सके, फाइनेंशियल सपोर्ट दी जा सके, और क्या कर सके, उनकी शिक्षा में कोई भी रुकावट ना आए। और किसके लिए? स्पेशली जो हमने पढ़ा, फाइनेंशियली अनप्रिविलेज्ड, जो है पैसों से कमजोर है, ठीक है, जिनके पास इतनी सुविधाएं नहीं है। Recently, where has the central government approved the नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट? ये प्लांट जो है नामरूप 4 फर्टिलाइजर प्लांट जो है वो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कहां पर अप्रूव किया कि ये लगने वाला है वहीं पर, ठीक है, एमपी में, असम में, यूपी में, पंजाब में। सो द राइट आंसर इज असम। कहां पर? असम में, ठीक है। चलिए, द राइट आंसर इज असम, यहां लिख देती हूँ। Next, recently which Bollywood actor has been named Fit India icon by Union Sports Minister Mansukh Mandaviya? देखो, यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर का क्या नाम है? मानसुख मंडाविया। और इन्होंने किसको, किस बॉलीवुड एक्टर को, किस बॉलीवुड हीरो को क्या किया है? फिट इंडिया आइकन जो है वो टाइटल दिया है, ठीक है। शाहरुख खान, सलमान खान, आयुष्मान खुराना, रणबीर कपूर। तो द राइट आंसर इज आयुष्मान खुराना, ठीक है, आयुष्मान खुराना को, ठीक है। क्या दिया है? फिट इंडिया आइकन। Recently, the 23rd edition of the bilateral naval exercise Varuna 2025 was held between India and which country? 23rd edition जो है किसकी? बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज। बायलेटरल मतलब दो लोगों के बीच में हो रही है, दो कंट्रीज के बीच में हो रही है, ठीक है। एक होती है मल्टीलेटरल, यूनिलेटरल, बायलेटरल, दो कंट्रीज के बीच में हो रही है। और कौन सी एक्सरसाइज है? नेवल एक्सरसाइज है, और नाम क्या है? वरुणा, 2025 की वरुणा। अब वरुण गॉड आपने पढ़े होंगे हिस्ट्री में कि वरुण गॉड जो है वो कौन से भगवान थे? वरुण गॉड जब आप पढ़ेंगे वैदिक एज में, तो अर्ली वैदिक एज में कुछ गॉड्स के नाम जो है वो मेंशन है, लाइक वरुणा, लाइक उषा गॉडेस थी, ठीक है, जो सूर्य की पुत्री थी। एज वेल एज हम बात करते हैं इंद्रा गॉड की, ठीक है, जो थंडर स्टॉर्म्स के गॉड माने जाते हैं। अग्नि जो फायर के गॉड माने जाते हैं, ठीक है, इस तरीके से। सो वरुणा गॉड जो थे वो किसके थे? पानी के। वरुण का मतलब है पानी है। तो वरुणा गॉड जो है, ये वरुणा गॉड जो है वो कौन से गॉड है? पानी के गॉड है। तो यानी ये नेवल एक्सरसाइज है। नाम से अगर आपको पूछा जाएगा वेदर इट इज नेवल, मिलिट्री और पैरामिलिट्री, कौन सी एक्सरसाइज है, तो ये कौन सी है? नेवल एक्सरसाइज है, क्योंकि वरुणा गॉड जो है पानी के गॉड है। वरुणा का मतलब है पानी। दूसरी चीज, अगर आपसे पूछा जाएगा गरुड़, गरुड़ जो है उसका मतलब है हवा। और गरुड़ जो है क्या है? गरुड़ एक्सरसाइज कौन सी है अगर पूछा जाएगा? मतलब कि गरुड़ जो नेवल एक्सरसाइज होगी, या फिर क्या बोलेंगे हम, नेवल होगी, एयर होगी, कौन सी होगी? तो ये एयर वाली होने वाली। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, पहले भी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। सो वरुणा 2025 जो है वो किस किस के बीच में? इंडिया और फ्रांस के बीच में होने वाली है, हो चुकी है, ठीक है। वरुणा इंडिया और फ्रांस के बीच में, ठीक है। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दैट 15 MCQ सीरीज ऑफ द डे। तो हमने कवर किए, जिसमें हमने कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी देखे, ताकि थोड़ा सा हम अपना दिमाग जो है उसका लेवल थोड़ा इंक्रीज करें। किससे? फैक्चुअल क्वेश्चन से, क्योंकि सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन भी करते रहेंगे तो वो तो मेमोरी बेस्ड होते हैं ना, आपको याद हुए तो याद हुए, बट थोड़ा बहुत और भी देखना है कि किसी इनिशिएटिव के बारे में थोड़ी डिटेल में पढ़ लेना। एज वेल एज हमने थोड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ देखा, तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा कि उसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन जो है स्टेटमेंट बेस्ड, जब आप पढ़ रहे हो ना, पूरा एक्सप्लेनेशन आपने पढ़ा, तो यहाँ पे पूरी एक्सप्लेनेशन में क्या मिलता है, ये तो क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन में आपको क्या मिलता है, उसमें से आपके 2-3 क्वेश्चन जो है वो निकल जाते हैं, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है। 2-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, कौन सा एक्ट था, कब लाया, कौन सी मिनिस्ट्री है, ये सब। तो आप सारी चीजें जो है आपको PDF जब मिलेगी तो आप इससे पढ़ सकते हैं। आई होप आज का सेशन जो है वो आपको अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच फ्रॉम माई साइड।